AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक डाक टिकट भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, जिस सत्य निष्ठा से गुजरात उच्च न्यायालय ने काम किया है, उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों ही मजबूत हुए हैं। हमारे संविधान में न्याय की अवधारणा रही है, वह न्याय हर भारतीय का अधिकार है। आज डिजिटल इंडिया मिशन बहुत तेजी से हमारे डिजिटल सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाले कोर्ट का रिकॉर्ड बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट कंप्यूटराइज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को लीगल से मिलने के बाद ही सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करते हुए कहा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। सरकार भी इसी दिशा में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। न्यायपालिका के प्रति भरोसे सामान्य नागरिक का एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। आजादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करते आए हैं और न्यायपालिका का योगदान बहुत ही अहम और बड़ा रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी न्यायपालिका ने संविधान के प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। इस शुभ अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इससे पहले रक्षा बजट पर राहुल गांधी द्वारा सवाल खड़ा किया गया था। राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कभी कभी खुद भी विवादों में फंस जाते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा ही एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि सारे तानाशाह का नाम मां शब्द से ही क्यों शुरू होता है, जिसके बाद राहुल गांधी को काफी ट्रोल भी किया गया था। आज किसानों द्वारा कृषि आंदोलन के विरोध में देशव्यापी चक्का जाम पर राहुल गांधी ने कहा, अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। यह 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, देश के लिए भी घातक है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लोगों को किसानों को समर्थन देने की अपील की। राहुल गांधी ने आगे बढ़ती हुई महंगाई, LPG सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल पर कहा, मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का। नए कृषि कानूनों पर दिल्ली सीमा पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए 70 दिन के ऊपर हो गया है। आज किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सरकार ने भी किसानों के रवैये को देखते हुए अपना रुख जटिल कर लिया है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो इससे आंदोलन भी लंबा चलेगा और हर किसान आंदोलन में शामिल हो सकेगा। 10 दिन के बाद वापस जाकर किसान अपनी खेती कर सकता है। किसान संगठनों और सरकार के बीच गहरा दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार द्वारा पेश किया गया हर प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया। आज किसानों द्वारा देशव्यापी चक्का जाम का समर्थन विपक्षी पार्टियों ने किया है, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है। देशव्यापी चक्का जाम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई किसानों को जेल में बंद किया हुआ है, जिस पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, कैप्टन साहब का फर्ज बनता है कि वह दिल्ली जाकर बेकसूर नौजवानों को बाहर निकालें और उनके खिलाफ हुए केसों को बंद करें, जिसमें 200-300 नौजवानों की जिंदगी खराब न हो। मंडी हाउस, ITO और दिल्ली गेट पर चक्का जाम के मद्देनजर प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय, मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही खान मार्केट और नेहरू पैलेस के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद कर दिए गए हैं। देशव्यापी चक्का जाम के मद्देनजर पल पल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए सीमाओं सहित दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली NCR क्षेत्र में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और रिजर्व फोर्स के लगभग 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली में कम से कम 12 मेट्रो स्टेशन पर किसी भी गड़बड़ी के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है।
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर 2 महीने से ज्यादा समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भारत और विदेश के नागरिक भी केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि कानून पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा, कृषि मंत्री को किसानी की जानकारी ही नहीं है। प्रधानमंत्री किसानों से बात करने के लिए जिन मंत्रियों को लगाया हुआ है वह खेती के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वह किसान को क्या जानेंगे। और दूसरे मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें भी किसानी को लेकर कोई अनुभव नहीं है। यह दोनों अनुभवहीन मंत्री कृषि कानून पर किस प्रकार किसानों को संतुष्ट कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था, कांग्रेस खून से खेती कर सकती है, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने देते हुए कहा, भाजपा हमेशा दंगे करवाना चाहती है और खून से खेती करना कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है। भाजपा ने हमेशा नफरत और हिंसा की राजनीति की है, जबकि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती हुई नजर आई है। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली, जिसके लिए जेपी नड्डा शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। आगामी चुनाव के मद्देनजर सारी पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के सारे प्रयास कर रही हैं। जेपी नड्डा का कोलकाता हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को नदिया जिले के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 15वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म संस्था है। केंद्रीय गृह मंत्री भी 5 रथ यात्रा में से 2 शुरू कर सकते हैं। टीएमसी द्वारा दोपहर को 2 दिवसीय बाइक रैली निकाली जाएगी और तकरीबन इस समय जेपी नड्डा की रथ यात्रा भी शुरू होगी। टीएमसी अपनी यात्रा की शुरुआत शनिवार को छपरा से हरी झंडी दिखाकर करेगी। टीएमसी ने अपने इस कैंपेन का नाम जन समर्थन यात्रा दिया है। छपरा से हरी झंडी दिखाकर शुरू होने वाली है बाइक यात्रा कृष्णा नगर से शुरू होकर पलाशी में खत्म होगी। वहीं भाजपा सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अदालत ने रथ यात्रा पर स्थगन आदेश नहीं दिया है, इसलिए जिला प्रशासन इसे रोक नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदने की मांग को लेकर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एफसीआई में केंद्रीय पूल के तहत खरीदे जाने वाले 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति राशि में वृद्धि की मांग की है। हालांकि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पहले ही पीयूष गोयल को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार पत्र का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वैसे ही बैठक का भी कोई नतीजा नहीं आया। बघेल ने कहा, भारत सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि वह 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद करेंगे, लेकिन कुछ भ्रम के चलते ऐसा नहीं हुआ। अब धान की खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से अगली बैठक 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी। भारत में 16 जनवरी को विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था। अभियान के शुरू होने के बाद भारत प्रतिदिन कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत ने 21 दिनों में 50 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 महामारी का टीका लगाकर एक नई कामयाबी अपने नाम दर्ज कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अज्ञानी के अनुसार देश में अब तक 52,90,444 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। शुक्रवार को 1,04,781 लोगों को टीका लगाया गया। वहीं अगर विदेश की बात करें तो अमेरिका में 24, यूके में 43 और इजराइल में 35 दिनों में 50 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। टीका लगने के बाद अब तक 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन भर्ती किए गए 1 से 2 दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। टीका लगवाने के बाद अब तक 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार किसी भी मृत्यु का कारण वैक्सीन नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में आम बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो और भी पैसे दिए जाएंगे। अब तक 22 देशों ने भारत से कोविड-19 की आपूर्ति की गुजारिश की है। इसमें से 15 देशों को वैक्सीन की खेप भेजी जा चुकी है। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से टीका लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मौजूदा वक्त में 7 कोविड-19 वैक्सीन पर काम चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में अचानक मौसम में भारी परिवर्तन देखा गया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम साफ देखा गया है। अधिकतर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते क्षेत्र बर्फ की चादर से लिपटे हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज कुछ जगहों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अचानक बारिश होने के कारण ठंड वापस लौट रही है। भारत के पश्चिमी छोर पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बनारस में भी बारिश की आशंका जताई है। बिहार में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि मौसम विभाग जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार 6 से 10 फरवरी तक सुबह और शाम हल्का कोहरा बना रहेगा। इस वजह से तापमान में गिरावट होगी। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हल्की वर्षा से तापमान बदलने की आशंका है। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,713 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 95 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में 14,488 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1,05,10,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1,51,04,000 को पार कर गया है। भारत में इस महामारी के कारण लगभग 1,84,000 लोगों की जान चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 14,08,590 है और अब तक कुल 54,16,849 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट को लेकर भारत के साथ साथ अमेरिका ने गहरी चिंता व्यक्त की है। दोनों ही देश घटना पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तख्तापलट के बीच की घटना सामने आई है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। 12 लोगों में से 9 नागरिक और 3 पुलिसकर्मी शामिल थे। अमेरिका ने चिंता जताने के साथ साथ म्यांमार की सेना को चेतावनी देते हुए कहा, यदि सेना अपने कदम वापस नहीं लेगी तो बाइडेन सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूरोप संघ ने भी म्यांमार राजनीतिक बंदियों की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली का आह्वान किया है। स्वप्रशासित देश के पूर्व प्रमुख निकाय सदस्य के काफिले पर एक सशस्त्र हमला हुआ। म्यांमार के इंकांग स्वप्रशासित क्षेत्र के एक पूर्व केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य यू किम माउंट लविन के नेतृत्व में काफिले पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के 20 सदस्यों के एक समूह ने राजधानी लशिको से लकाऊ के रास्ते पर हमला किया, जिसमें हिंसा के दौरान 9 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और 8 नागरिक और 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सशस्त्र समूह के खिलाफ अपने अभियान की निलंबन अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।